Now we use the Fredrickson. So Fredrickson observed the new public administration should be emphasizing the change, administration, rationality, worker participation, democratic circular response and structure and the education and the training. तो ये किसने दिया था? Fredrickson ने दिया था. He further remarked that the newness in the way of the fabric is woven, not necessarily in the thread that are used, and the newness in the argument has a proper use of the fabric, however threadbare. थ्रेड की वजह से कोई न्यूनेस नहीं आ रही है, एक्चुअली आपने उसको रिप्रेजेंट अच्छे से किया है, फैब्रिक को प्रॉपर यूज़ किया है, इसलिए उसमें न्यूनेस आई है. ठीक है, दैट इज़ गिवन बाय द Fredrickson. So all the ideals say democratic participation, structure, decentralization, policy orientation, and the only differences is how they are being used and what are the work. Monroe book conveys a new coherent and fresh look of given by the public administration. अब है हमारे पास मिनरो बुक फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट जो है ये है आइडियलिस्टिक, रिवोल्यूशनरी एंड कन्फेशनिस्ट. सेकंड जो है दैट इज़ रियलिस्टिक. फर्स्ट में एंटी बिहेवियरल की बात करेंगे, सेकंड में प्रमोट करते हैं वैल्यू लेडन अप्रोच को. ऑल्सो रिकोगनाइजिंग द अप्रिसिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द बिहेवियलिस्ट. इट हैपन इन द बैकग्राउंड ऑफ क्राइसिस अक्रॉस द वर्ल्ड. अटेंड द ओल्ड ट्रेंड स्कॉलर्स से यहाँ पर फेवर्ड द जेंडर इक्वालिटी. कॉम्परेटिवली लो रिप्रेजेंटेशन होता है बट एम्फेसाइजिंग ऑन द लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव. जबकि मिनरो बुक फर्स्ट जो था वहाँ पे मतलब क्राइसिस अमेरिका में हो रहा था, वर्ल्ड में नहीं हो रहा था. अटेंडेड बाय द यंग, यहाँ पर यंग लोग आए थे बहुत सारे, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन को इन्होंने डिस्कस किया. जेंडर इनइक्वालिटी थी, जबकि 2 में इक्वालिटी है, क्योंकि ओल्डर लोग हैं तो इक्वालिटी की बात करते हैं, 1 में यंगर लोग हैं तो इनइक्वालिटी रही. साइजिएबल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द माइनॉरिटीज़ का रहा था, एम्फेसाइजिंग ऑन द रिलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी, चेंज एंड क्लाइंट फोकस. ठीक है, जबकि जो मिनरो बुक सेकंड है वो हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करेगा, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करेगा, लीगल पर्सपेक्टिव की बात करेगा. अब आते हैं मिनरो बुक थर्ड की ओर. एक मिनट, मिनरो बुक देखो सेकंड आया था 1938 में, तो यहाँ पे सेकंड में हमने न्यू राइट फिलोसफी लाए थे. फिस्कल क्राइसिस हुआ था. न्यू राइट फिलोसफी एडवोकेटेड फॉर द रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट इन द मिनिमम स्टेट. अब हमने कहा कि हमें वेलफेयर स्टेट चाहिए तो हमें गवर्नमेंट को मिनिमम करना है. अडॉप्टेड द न्यू राइट फिलोसफी वेल यूनाइटेड किंगडम अंडर द मार्गरेट थैचर एंड द यूनाइटेड स्टेट अंडर द रोनाल्ड रिगन. सो मिनरो बुक सेकंड वाज आल्सो चेयर्ड बाय द ड्वाइट वॉल्डो. ये भी किसने चेयर की? वॉल्डो ने चेयर की. एंड द कंपोजिशन ऑफ द मेंबर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंसेस, tenor of the discussion of the Mineral Book second. So this is about it is the era of the rolling back of the state and importance of the government not going to be undermined. Some of the major idea of the Mineral Book seconds are in the social equity, democratic values and workforce, debating between the normative and behavioristic. The state should be act as a facilitator. The third party governments contesting outsourcing, voluntarism, एक्विजिशन, लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे इस टाइम पे, वैल्यू फॉर द पब्लिक पर्पस. ठीक है, स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, और प्राइवेट इंटरेस्ट की भी वैल्यूज़ होती हैं, दैट इज़ इन द मिनरो बुक सेकंड. और जो मिनरो बुक सेकंड है ये 1968 से 88 का जो टाइम है, इसके बाद का जो 20 ईयर्स का जो टाइम है तब तक रहा था. ठीक है, मिनरो बुक थर्ड जो है 2008 में आया था, एंड दैट वाज 2008 से लेकर के 2008 सितंबर तक ही रहा है. और ये है रोज़मेरी ओलेरी, जिन्होंने सिराकूज यूनिवर्सिटी के अंदर चेयरमैनशिप की थी. सो इन्होंने किसकी बात की? एथिक्स, इंफॉर्मेशंस, मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड द एथिकल, ग्लोबलाइजेशन एंड कंपैरेटिव स्टडी. सो एंटेंड टू फ्रंटियर कंपैरेटिव स्टडी, ग्लोबलाइजेशन ऑफर्स फॉर द बून एंड बोन बोथ. सो ग्लोबलाइजेशन, द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड द चैलेंजेस ऑल्सो एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द मैथडोलॉजी एंड द टेक्नोलॉजी. फिर आया था अगला फेज 2008 में, and this phase was public administration, a socially embedded process of collective relationship of dialogue and promote the human flourishing for all. मतलब human flourish हो रहा है. So the Mineral Book third has significantly altered the definition. It is increasingly realized the
It is almost impossible for the government to deal with every individual, but education, security, entertainment, the major challenge was given the problem disempowerment, and the problem may be handled. This should be more participation and dialogue. So now they're summing up in the book third, that was there was a growing desire of the public and scholar to become a more international. American public admin has a developed by the paradigm for the multi-paradigm. During this 14 years, the world system has become the borderless. Now there is a building a new based public administration, overcoming the language barriers and difficulties जितनी भी हो रही है उन सब से हमको ओवरकम होना था. नाउ एज ए पब्लिक चॉइस थ्योरी हमारे पास में आई थी, दैट वाज इन 1940 एंड 50, and it is development role of the state with where different form of the establishing role of the nature of the public administration. Welfareism was the getting prominent for the state and policy. The agency and paraphernalia of the state were changing, and the state of government are responsible for the development and non-development administration. So now there is a fiscal crisis भी था उस समय. So with the time of the ideology practice were getting increasingly diverse, and state and people were getting alienated from state. So the people began to lose the confidence over the state, and crisis of legitimacy of the, इसको जर्गन हेबरमास ने बताया था. हेबरमास ने बोला था कि जो स्टेट है मतलब दूर हो रहा है पर्सन से. द स्टेट शुड नो लॉन्गर सस्टेन इटसेल्फ विद द ओवरलोडेड, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया. सो द पीरियड ऑफ 1950 विच सिग्निफाई होप, ग्रोथ, एस्पायरेशंस एंड the extent of the state becomes small and the demand for the alternative increased. अब हमें बहुत से अल्टरनेटिव चाहिए, तो यहाँ पर आई थी न्यू राइट फिलोसॉफी. न्यू राइट फिलोसॉफी इमर्ज्ड. न्यू राइट फिलोसॉफी combination of the two mutually contradictory school, that is neoliberalism and neoconservatism. This philosophy challenged the concept of welfareism as a nanny state, and the term nanny state carried the discuss the welfare state. अब इसने किसकी बात की? That was talking about the welfare state, and the welfare state bestowed the state with such a responsibility that state began to demand the human potentiality and personality. Since this immemorial, the man had the skill and tenacity, and but the concept of welfareism was enabling depend, thereby undermining the human potential. Now when the state is all encompassing, the state limit the individual in the name of providing individual freedom, and new right philosophy advocated for the minimum state to the rolling back of the state, and the extra load was the state carrying should be so the state should shrink to the core areas, and the market economy may adopt may exploit the people. So to avoid such unwanted situation and exploitation, the state can share responsibility with the non-state institution, like market के साथ share कर सकते हैं. This means the state has to be strong. ठीक है, इसको strong होना चाहिए instead of being weak. The weak state can't manage the public affairs. The state still has the play a critical role, and this role of state change, but in the role can't be undermined. And if the state is weak, then crisis may be prevail, and otherwise the market economy in the term of knowledge advantage of Andrew Gabler. Gabler ने बोला था new right philosophy, that was given by the Gabler. So public choice approach was one of the school thought of new right philosophy. It is the application of economics in the study of policy political process. It is study of the process by which people indicate the preference of the choices. ठीक है, तो यहाँ पर न्यू राइट फिलोसॉफी आया था, शिकागो स्कूल, ऑस्ट्रेलियन स्कूल, पब्लिक चॉइस एंड द सप्लाई साइड. तो सबसे पहले पब्लिक चॉइस स्कूल में विलियम निस्कानन लाया था, एंड ऑस्ट्रोम आए थे. इन्होंने दिया था मेथोडोलॉजी, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है और पर्सपेक्टिव है. तो मेथोडोलॉजी में पब्लिक चॉइस अप्रोच वाज कंसिस्टिंग द मेथोडोलॉजी एंड इंडिविजुअल एंड द इकोनॉमी. मेथोडोलॉजी इंडिविजुअल इज टर्म coined by the Joseph. Individual is basis for the decisions, and the main being rational apply the cost benefit analysis, and this has been expanded in the detail of Herbert Simon. तो साइमन ने इसको बताया. देन यूटिलिटी मैक्सिमाइजर इज लाइक वेबर ब्यूरोक्रेसी विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड द ऑर्थोडॉक्स ब्यूरोक्रेसी. सो नाउ एक्सपर्टाइज चाहिए, रैशनैलिटी चाहिए, एंड इट इज टेकन बाय द ग्रांटेड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म टू ट्रेडिशनल थ्योरी, and political idealism not applicable in reality.
So there is a more political administration egoism, and that was the minister, administrator, and bureaucrats are there. So the Hegel and Weberian theory assumed that state crisis of the universalistic approach is also there. Now public choice approach rejected the traditional theory. जो ट्रेडिशनल थ्योरी वेबर और हीगल ने दी थी, इसको पब्लिक चॉइस थ्योरी ने रिजेक्ट कर दिया. एंड ओवर ऑब्जर्व दैट मैन बीइंग ए रेशनल विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, and that's why the bureaucrats are budget maximizer and the politicians are vote maximizer. So the Virginia school, that was public choice approach, came out with the term was the catalectics, politics as the exchange to methodological individualism. For the instant in the election, vote is given so that individual get maximum benefit. ठीक है, तो वर्जीनिया स्कूल में भी वही बात बताई गई कि पॉलिटिशियंस हमेशा वोटिंग्स के लिए वोट मैक्सिमाइज़र की तरह काम करते हैं. अगला है पर्सक्रिप्टिव कैरेक्टर. पर्सक्रिप्टिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि पब्लिक चॉइस स्कूल एंडोर्स दैट मार्केट एज ए डिसिप्लिन एज इट बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन. And 1970 has no competition, so there was no urgency of the part of state. So therefore public choice approach prescribed the competition through institutional pluralism, and the goods and service should be provided for the private and public. दोनों को goods and service देनी चाहिए. So phenomena of institutional pluralism with the overlapping public choice approach was referred the problems in the state, inefficiency है, ineffectiveness है. So democratization inclusive approach दी गई. That was public choice approach through the decentralization and democratization, and this led to the distribution of the powers between all competitors. Now individual view of public approach. What is the individual view? तो individual view में हमने एंथोनी डाउन्स, विलियम निस्कानन एंड गोल्डन टुलॉक ने दिया था, एंड विंस्टन ऑनस्ट्रॉम ने भी दिया था. सो इट इज़ ऑल्सो द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच इंडिविजुअल व्यू. विंस्टन ऑनस्ट्रॉम जो थे, इन्होंने दिया था इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1974, एंड दैट वाज, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था वेबर की ब्यूरोक्रेसी को, विल्सोनियन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी को भी क्रिटिसाइज़ किया, और क्लासिकल थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया. सो ओस्ट्रॉम कहते हैं कि जो साइमन है फॉर इंट्रोड्यूसिंग द पॉलिटिकल डाइकोटोमी थ्रू द बैक डोर, and the classical view believed in the dichotomy and politics based on the values and administration based on the facts. So Simon, like classical theorists, also believe the science of administration is based on factual premise. और साइमन जो होता है, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन इज सर्विस और सेट ऑफ डिसीजन विच हैव बोथ इथिकल या फैक्चुअल हो सकते हैं. द एथिकल कंपोनेंट इज द वैल्यू कंपोनेंट होगा. एंड साइमन अपेरेंटली रिजेक्टेड द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी. साइमन ने डाइकोटोमी को रिजेक्ट किया, बट he introduced the political admin dichotomy and political administration, and one cannot deal with only one of the two understand fusion. Now Ostrom ने कहा था कि according to him the bureaucracy has overgrown in the size and become more corrupted. इसने बोला कि bureaucracy बहुत ज़्यादा corrupt हो चुकी है. to counter this इसने बोला कि divide the responsibilities and democratize कर लो system को, adopt the democratic administration. ब्यूरोक्रेसी वॉज फेलिंग, लाइक मार्केट फेल होता जा रहा है ना. इसके बाद आए थे टुलॉक. गॉर्डन टुलॉक ने इनिशियल थ्योरी दी थी, दैट वाज आउटलाइन द पब्लिक चॉइस अप्रोच. टुलॉक एंड द बुचानन पब्लिश द कैलकुलस ऑफ द कॉन्स्टेंट विच वाज वन ऑफ द फर्स्ट सस्टेन थ्योराइजेशन. ठीक है, तो सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए. सबसे पहले आपको टुलॉक ने बोला कि सेल्फिशनेस को हटाना है. मैन इज रेशनल बाय नेचर, सो दिस ब्रिंग अबाउट द सेल्फ ओरिएंटेशन एंड सेल्फिशनेस इन द मैन. देयर मे बी इंडिविजुअल वो एक्ट विद द पब्लिक कॉलिंग, बट एवरेज मैन इज मोस्टली सेल्फ ओरिएंटेड होता है. सो दैट्स वाई उसको ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को कैसे फुलफिल करना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन नहीं है मार्केट में. नो डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन लीव्स विदाउट द कॉम्पिटिशन. एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट मेजरिंग टूल्स नहीं है हमारे पास. हाउ कैन वी मेजर द वैल्यूज, सब्जेक्टिविटीज, दिस कान बी मेजरेबल. ओके, सो द मैनी बिलीव्स दैट ब्यूरोक्रेसी इज म्यूचुअली सेल्फ सर्विंग and use scratches by the back and I will scratches yours. So thus bureaucracy has become an obstruction and it has become the corruption, inefficiency. So Gordon Tullock was talking about there is a corruption, there is an inefficiency. Now Anthony Downs ने 1967 में inside bureaucracy दी थी. Like the other proponent, he is also believed that man being a rational, तो यहाँ पर पे, पावर एंड प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं.
There are certain mechanism to control, check the self-orientation and particularism. The monitoring agenda was the bureaucracy agency. Organization and the members developed the strategy, theory and tendency of the empire building, law of diminishing the control, law of diminishing the coordination. ठीक है. So now in the background of self-orientation and the discipline, Anthony Downs suggested for the replacement of public sector to the market economy. व्यू ऑफ द विलियम निस्कानन आए थे 1971 में. इन्होंने दिया था ब्यूरोक्रेसी एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. निस्कानन वॉज द ओपिनियन दैट ब्यूरोक्रेसी वर इनडिफरेंट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल, सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए. दिस इज बिकॉज फेलियर ऑफ गवर्नमेंट वॉज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट बजट. This enjoyed the monopoly and this led to the inefficiency. So the bureaucracy should be made accountable. Introduction of the competition to bring about this decentralization. Introduction of the concepts providing the authentic informations and transparency. Public choice approach is not a trade-off between the state and market. It may appear that state is inefficient, but the public choice approach is simply explaining the parameter of market success. So according to public choice school, the few parameters such as secrecy, monopoly, indiscipline affect करते हैं स्टेट को. So meanwhile the market is successful as recognizing the rational nature. अगर मार्केट का रेशनल नेचर हुआ, कस्टमर की चॉइस मिल रही है, ट्रांसपेरेंसी है, डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, दैट इज़ द मार्केट अप्रोच. दैट मार्केट कैन बी सक्सेसफुल. अगली आई थी प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी. प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी इज़ वन ऑफ द आइडियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ द public choice approach, and this theory is being about the clarity in the political control. The theory propagated that there should be a one principal agency. The principal agent should be contract out the activities of the 30 parts. The party with the contract should enjoy autonomy, accountability, MOU signed between the government and the private players. ठीक है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था. नाउ नेक्स्ट है कि क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक चॉइस थ्योरी. पब्लिक चॉइस थ्योरी का क्रिटिसिज्म किसने किया था? पीटर सेल्फ ने किया था. इसने ऑब्जर्व किया था कि पब्लिक चॉइस थ्योरी डिप्राइव करती है द बेसिक स्ट्रेंथ. ठीक है. बेनेवोलेंस नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, मार्केट की बात करती है. पब्लिक चॉइस थ्योरीज की कुछ लिमिटेशंस है, लाइक मार्केट मैकेनिज्म आर नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर. डिफेंस में या फिर इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म इज़ नॉट वायबल फॉर द ऑप्शंस. एडमिनिस्ट्रेशन में इनजस्टिस हो सकता है. ठीक है. नाउ द पब्लिक चॉइस अप्रोच सफर फ्रॉम द क्लोज सर्कल सर्क्यूलरिटी. यहाँ पे सब कुछ क्लोज सर्कल हो रहा है. वैल्यू लेडन अप्रोच है. दिस ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड इंडिविजुअल गोल कांट बी डेवलप्ड. ठीक है. नाउ है एनपीएम. एनपीएम किसने दिया था? क्रिस्टोफर हुड ने दिया था. इट वॉज इन 1991. A term was first developed by the paper. Like NPM was response to change because of the liberalization, internal competition and technological change हुआ है. It subsumed the activities and renewal initiative like refreshment करना, rethink करना. So the method of the restructuring the new public management, this may be because all the renewal based on the same type of challenges, this basic of the developing the countries. सो एनपीएम रिजल्ट ओरिएंटेड की बात करता है. एनपीएम वॉज इनिशिएटेड द वैल्यू फॉर मनी. एनपीएम प्रोपेगेटेड द पब्लिक सेक्टर शुड वर्क बेटर फॉर द कॉस्टलेस, लाइक कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो एंड प्रैक्टिस हो. प्राइवेट सेक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए. तो एनपीएम जो था दैट वॉज पॉलिटिकल सोर्सेज हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम में मार्गरेट थैचर है जिसने राइटियस गवर्नमेंट की बात की थी. एंड थैचर इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड मैनेजरियलिज्म. इनिशिएट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन. नेक्स्ट स्टेप वॉज इंट्रोड्यूस बाय हर. एंड रोनाल्ड रिगन जो थे ये अमेरिका में थे एंड इन्होंने नॉन द रिगनिज्म भी बोलते हैं या थेचरिज्म भी बोलते हैं. ये जो थ्योरीज़ हैं यूके और यूएसए की हैं. ठीक है ना. आइडियोलॉजिकल सोर्सेस आए. न्यू राइट फिलोसॉफी, पब्लिक चॉइस, न्यू लिबरलिज्म, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आ गया था. री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट ऑसबॉर्न और गेबलर का था. फिर एआई गोरे ने दिया था नेशनल परफॉर्मेंस. ठीक है. तो अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो केम आउट विद द मॉडल ऑफ फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट, इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट भी बोलते हैं. क्लिंटन जो है इन्होंने भी यहाँ पर री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट की बात की. टेक्नोलॉजिकल सोर्सेस आए बहुत सारे, लाइक रैपिड प्रोग्रेस हुआ टेक्नोलॉजी में, ई गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नेशनल सोर्सेस आए
दैन इंटरनेशनल सोर्सेज भी लाइक सोसाइटीज़ या कल्चर, इनकी बात की गई। तो इमरजेंस जब भी हुआ ना एनपीएम का, तो इसमें हमने क्या किया, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी से हम कंप्यूटर और आईटी की तरफ आए, और फिलोसॉफिकल वाई स्टेट इज़ फेलिंग, स्टेट फेल क्यों हो रहा है, क्या मॉडल हमें लेना है, रीस्ट्रक्चर करना है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाँ, मतलब ऑटोनोमी, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, रिजल्ट ओरिएंटेशन, कंपटीशन, प्राइवेट सेक्टर होने चाहिए, पार्सिमनी, प्रूडेंस। तो एनपीएम ने कहा कि हमें आउटपुट चाहिए, ओके। इसने कहा कि गुड गवर्नेंस की बात हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड हो, चेंज इनटू इनपुट, रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट स्कोप एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल। 94 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉमनवेल्थ, इसको कापाम भी बोलते हैं, कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी 94 में, ठीक है। एंड दैट कॉन्फ्रेंस वाज डीलिंग विथ हाई क्वालिटी सर्विस, ऑटोनॉमी, परफॉर्मेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कॉम्पिटिशन एंड ओपन माइंडनेस। तो यहाँ पर टू सम अप पब्लिक, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज रीस्ट्रक्चरिंग द गवर्नमेंट। तो इसको कहा गया टू डेवलप द अथॉरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू एंश्योर द परफॉर्मेंस, डेवलप द कॉम्पिटिशन, इम्प्रूव द मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज द आईटी, इम्प्रूव द क्वालिटी, ठीक है। तो एनपीएम जो है इसमें प्रोडक्टिविटी, मार्केटाइजेशन, सर्विस ओरिएंटेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसकी बात की गई। अब है रिजल्ट ओरिएंटेशन, रिजल्ट ओरिएंटेशन की भी यहाँ बात हुई। यूनाइटेड किंगडम में एक वाइट पेपर था जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिंग फॉर द क्वालिटी, 1991 में यूके में आया था वाइट पेपर, और ये पेपर क्या था, कॉम्पिटिंग फॉर द क्वालिटी, एम्फेसाइजिंग द पब्लिक सर्विस शुड मूव टू द कल्चर, रिलेशनशिप्स एंड प्रियर ऑप्शनल क्या हैं। उसके बाद में हमने न्यू स्टेप प्रोग्राम दिया था, दैट वाज इन ब्रिटेन, एस्टेब्लिशिंग द सक्सेस ऑफ द प्रियर ओपिनियन ऑफ द रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप प्रोग्राम कहाँ आया था, ब्रिटेन में आया था। नाउ नेक्स्ट इज द मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म में हमें ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, रिजिड ब्यूरोक्रेटिक की जगह हमें वेलफेयर स्टेट की बात करनी है। यूनाइटेड किंगडम में कंपटीशन को टेंडर किया गया। फिर न्यूजीलैंड एजुकेशन, हेल्थ वर डिलीवरिंग। कस्टमर ओरिएंटेशन में हमने सिटीजन चार्टर की बात की। सिटीजन चार्टर 1991 में जॉन मेजर लेकर के आए थे। इट इज़ फॉर द स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ द सर्विस टू द सिटीजन and that was both the customer closer to organization and gate between the organization and the customer, and that was a mark scheme was introduced, given the award excellence in the performance, and now this is work improvement team was also there. So challenges क्या क्या हैं, देखो एक तो है डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है ना एम्पायर बिल्डिंग का काम करती है। दे आर एलिटिस्ट, लेजर ऑटोनोमी, इनडिफरेंट, अपैथिक होते हैं। सो चेंज टू द एनपीएम, change to the input, reducing the government का effect, relationship between the politician and public, new shape of the government, flexible, result oriented, innovative, customer oriented, okay। एंड डाउन साइज करना है सबसे बड़ी बात। इन एरा ऑफ द वेलफेयर वी नीड ए डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर है हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूशन है। न्यू मैनेजलिज्म की भी बात की गई है, एनपीएम एस टेलरिज्म एंड दैट वाज न्यू मैनलिज्म की बात की है। फिर है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कैसा है, लेक ऑफ पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड पॉलिटिशियन, मतलब कुछ रिलेशनशिप नहीं है। री इन्फोर्सिंग द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी नहीं है, रोल क्या है पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, ठीक है। तो अब हमें किसकी बात करनी है, सॉवरेनिटी की बात करनी है, सुपरमार्केट स्टेट वर्सेस सॉवरेनिटी। सो एनपीएम का बाद में फेलियर हो गया था क्योंकि ये सोशल जस्टिस को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। एनपीएम वॉज नेवर इंटेंडेड टू इनकॉर्पोरेट द इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। एनपीएम वॉज नॉट सेट एज द इक्विटी इशूज। एनपीएम आइडियोलॉजी वॉज too harsh थी। NPM can't be expected incorporate the social justice. So NPM gave more important to the customer rather than the citizen. NPM ने किसकी बात की थी, कस्टमर की बात की थी। and NPM emphasizing the management rather than the public cause. डेनहार्ट एंड डेनहार्ट की आई थी पब्लिक सर्विस अप्रोच, तो डेविड ऑसबॉर्न ने भी दिया था न्यू मिलेनियलिज्म। दोनों ही आपस में टकरा गए, कौन, डेविड ऑसबॉर्न एंड डेनहार्ट। सो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिक एंड now the application of NPM reform as a dominant paradigm, ठीक है। and NPM is commercial and reductionist है, ये commercial बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ NPM। 1919 सो द इमर्जेंस ऑफ न्यू मॉडल, जिसको हम पब्लिक सेक्टर, जिसमें एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस की बात की, फोकस ऑन द मैनेजमेंट नॉट पॉलिसी, इट डिसग्रेटेड बाय पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, इट बिलीव्ड ऑन द कॉम्पिटिशन एंड इट एम्फेसाइज ऑन द आउटपुट रादर देन द फ्रीडम। तो यहाँ पे कंपटीशन की बात हो रही है और आउटपुट की। ए नंबर ऑफ द स्कॉलर ने NPM की बात की। डेनहार्ट सजेस्टेड द NPM नीडेड द न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल एंड दैट वाज न्यू पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड द इफेक्टिवनेस। ठीक है। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट है। 1991 में आई थी एंटरप्रेन्योरशिप, डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गेबलर ने दिया था, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। This book was not borne out by the some theory, but study of the actual was in America. It provided the prescriptive explanation discrimination relating to the American society. तो इसने बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट, कैटलिस्टिक गवर्नमेंट, कम्युनिटी, रिजल्ट ओरिएंटेड, एंटिसिपेटिंग गवर्नमेंट, मिशन ओरिएंटेड एंड एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट। कैटलिस्टिक गवर्नमेंट की बात की गई कि भाई प्रॉफिट देना है हमें, स्टीयर रादर देन द रो। ठीक है। तो इसमें हमने डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेज एंड अदर प्रॉब्लम्स, तो उसको कैसे इंजेक्ट करना है, NGO और प्राइवेट सेक्टर्स कैसे हेल्प करेंगे। कम्युनिटी ओन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि बहुत सी कम्युनिटीज़ बनाई जाती हैं एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए, पीपल एंड पुलिस एंड पीपल, तो दैट इज़ द कम्युनिटी लेड सैनिटेशन प्रोग्राम्स हैं या बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। कस्टमर ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, ये एक कस्टमर्स के लिए वर्क करता है। कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट है 1978 में, फोनिक्स मतलब एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी की बात की गई। उसके बाद में रिजल्ट ओरिएंटेड है, एंटिसिपेटरी है, डिसेंट्रलाइज, मिशन ओरिएंटेड है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट। एंड इसके बाद एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट है एंड मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, जो कि 1990 में आया था। एंड इसके बाद AI गोरे जो हैं, नेशनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट किसकी थी, गोरे की। सो दैट वाज द क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन केम आउट विद द इंडिकेटेड द वाइड डिस्प्यूट सक्सेस ऑफ री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। तो AI गोरे ने इसके बारे में बताया था एंड दैट वाज बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेंड इन NPM। इसके बाद में हम बताते हैं कि व्हाट गिवन द अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स, हाउ कैन क्रिएटिव प्रोग्राम वी कैन गो फॉर अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद हम आते हैं गुड गवर्नेंस की ओर। सो इट इज़ अ वोकेबलरी एंड थ्रू दिस कॉन्सेप्ट इट हैज़ बिन इरा कंसर्न विद द इंटरेस्ट फॉर लॉन्ग एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्रिंग बेटर, वी वांट ए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। टू अंडरस्टैंड गुड गवर्नेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म गवर्नमेंट। गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट आर ऑलरेडी क्लोजली एसोसिएटेड। गवर्नमेंट इज़ ए मशीनरी, गवर्नमेंट क्या है, एक मशीनरी है, बट गवर्नेंस क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल पे वर्क करती है गवर्नमेंट। इन अदर वर्ड द गवर्नेंस इज मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग असाइनिंग द सोशल पॉलिटिकल जितने भी वर्क दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस में हमें क्या देखा गया है, मल्टीपल एक्टर्स होते हैं इसमें, मार्केट, सिविल सोसाइटी हो गई, स्टेट हो गया। ओरिजिन ऑफ द गुड गवर्नेंस, वर्ल्ड वार सेकेंड। अब हमें ये टाइम भी ध्यान रखने पड़ेंगे कि वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम, जैसे मिनरल बुक फर्स्ट वियतनाम वार के टाइम आया था, वैसे गुड गवर्नेंस का एरा जो है वर्ल्ड वार सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे USSR और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, दो सुपर पावर्स आ गई हैं, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लिबरलाइजेशन, कैपिटलिस्टिक पॉलिसी, नए नए न्यू इराज आ गए हैं। तो हर एक कंट्री चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट बने। द वेरी आइडिया ऑफ द कम्युनिज्म इम्प्रेस द पुअर डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ दे वांट कि USA जो है वो बेनेवोलेंट बने ज़्यादा, और वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्या डेवलपमेंट हो रहा है डेवलपिंग सोसाइटीज़ में। तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी स्टार्ट हो गया IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह के अंदर। ठीक है। ऑल द बेनेवोलेंस ऑफ वेस्ट फेडेड एंड नाउ द वर्ल्ड बिकम यूनिपोलर। उसके बाद में क्या हुआ, 1989 तक आते आते तो वर्ल्ड कैसा हो गया, यूनिपोलर हो गया। अब यहाँ पर कोल्ड वार जो है USA ने वॉर्न कर दिया उसको। ऑल ऑफ द सडन वेस्ट चेंज पॉलिसीज टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज बिसाइड द वर्ल्ड वाज मूविंग इनटू द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। गवर्नेंस इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड नेटवर्क्ड। अब गवर्नमेंट कैसी हो गई, नेटवर्कड हो गई। एंड नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ असिस्टेंट विद द कंडीशनलिटी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर वॉज ऑल्सो देयर। सो डेवलपमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। मीनिंग ऑफ द गुड गवर्नेंस क्या है, देखो गुड गवर्नेंस जो होता है ना, इसमें कुछ प्रोसेस होता है। एक ये वैल्यू फ्री होती है, इसमें कुछ सेंस ऑफ जजमेंट होता है,
मॉरल होता है, अनफेयर होती है ये, ठीक है। गुड गवर्नमेंट को 1980 में इमर्ज किया गया था एंड दैट इज़ यूनिफॉर्म होता है इसका नेचर। तो जवाहरलाल नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर थे उस समय इसको एम्फेसाइज किया गया था, सर्वभाउ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तब से हमने वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी को अपनाया। एंड आफ्टर देन प्लेटो, अरिस्टोटल, मैचियावेली, राउस, दे वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस। गुड कंटेम्प्रेरी इरा में गुड का मतलब क्या है? असिस्टेंट देना। डेवलपिंग कंट्री वाज फेलिंग तो उनको असिस्टेंट देना, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट यूटिलाइज द फंड टू एंश्योर द हैंडलिंग ऑफ द रिसोर्सेज। एड कंडीशनली वॉज इम्पोज बाय द वेस्ट। सो कंडीशनलिटी इम्पोज की गई है वेस्ट के द्वारा। एंड नाउ 1992 वर्ल्ड बैंक publication गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट दैट was given in that time, the form of political regime, the process of the authority and bureaucratic accountability, participation, cooperation, freedom, transparency, efficiency, इन सब की बात हुई। OECD कंट्री आई थी जिन्होंने लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स की बात की, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बात की। गुड गवर्नेंस में क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, नॉन स्टेट सेक्टर्स का भी। OECD में पार्टिसिपेशन, लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब बातें की गई हैं, ठीक है। अब देखो OECD और IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो हमेशा बात करेंगे पार्टिसिपेशन की, इंस्ट्रूमेंटेशन की एंड नॉन इकोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। लेकिन जब ड्यून और स्टोर, जेफरीज हैं, मतलब ये कुछ साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, इन्होंने क्या दिया था? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात की, इकोलॉजिकल एंड फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट की बात की, डेवलपिंग नॉन डेवलपिंग की बात की, पीस, प्रॉस्पेरिटी, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा। तो गुड गवर्नेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए, इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। सो अब है अगला है आइडिया ऑफ द गुड गवर्नेंस था अब्दुल हाय। यहाँ पे एक बंदा है अब्दुल हाय, इसका भी कुछ आइडिया है। 1939 में कलकत्ता में बांग्लादेशी स्कॉलर को आप जानते ही हैं, मोहम्मद यूनुस जो नाम था, उन्होंने दिया था ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद इसको और एक्सपांड किया गया इस कॉन्सेप्ट को, फिर वर्ल्ड बैंक, OECD, IMF इन्होंने भी इसको अपनाया, ठीक है। नाउ गुड गवर्नेंस एज ए क्रिटिकल अप्रोच है, तो यहाँ पे क्रिटिकल अप्रोच में आप लिख सकते हो कि बहुत सी कंट्रीज़ है जिन्होंने इसको अपनाने की कोशिश की है, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, ये चैप्टर है जैसे डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट में क्या अंतर है। तो डेमोक्रेसी जो होता है ना, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वहाँ पे डाइवर्सिटी, इगलिटेरियन सोसाइटी की बात होगी, बॉटम अप अप्रोच होता है। लेकिन गुड गवर्नेंस कैसा अप्रोच है? टॉप डाउन, टॉप से लेकर के डाउन तक आप जा रहे हो। गुड गवर्नेंस वेयर इज द सॉवरेनिटी ऑफ वेरियस कंट्री एडजस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, द पॉलिटी इकोनॉमी आर डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल। इसमें वन बेस्ट अप्रोच बोल सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी एंड द क्रिएट्स इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। तो रिच एंड पुअर के बीच में जो इनइक्वालिटी है ना, उसको दूर करना है, दैट इज़ द गुड गवर्नेंस। बट जो डेमोक्रेसी है वो इगलिटेरियन सोसाइटी की बात करेगी, वो बॉटम से अप की तरफ जाएगी। तो डेमोक्रेसी कैसे जाती है? बॉटम से अप की तरफ, बॉटम से अप की तरफ डेमोक्रेसी जा रही है, जबकि गुड गवर्नेंस अप टू बॉटम जा रहा है, ठीक है, टॉप टू डाउन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ बोथ। Good governance will create the democracy without substance because it will reduce the democratic practices. Good governance instrument might bring about the economical performance of will not ensure various political values, but it will good for the economical performance. Good governance and democracy may be incompatible, but in true sense सिमिलर्स भी हो सकता है। गुड गवर्नेंस इम्प्लाई द ब्रिंगिंग गुडनेस इन ऑल सेक्टर, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी हो गई या कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट दिस चैप्टर 1।